मंजिल क्या है, रास्ता क्या है, हौसले हों तो फिर फासला क्या है। तो आज पढ़ने वाले हैं बेसिक 5th सेमेस्टर केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वायर स्ट्रेन थ्योरी, यूनिट फर्स्ट का साइक्लोएल्केन का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये टॉपिक पक्का पेपर में फंसेगा। जिस तरह से सूरज पूरब से निकलता है उसी तरह से हर साल ये क्वेश्चन पेपर में रखा हुआ मिलता है। ना मानो तो जब पेपर आए तो देख लेना आप, ठीक है। ये पक्का फंसेगा क्वेश्चन इस बार। तो मैं डाल देता हूँ हेडिंग वेयर स्ट्रेन थ्योरी। जरा ध्यान देना इस लाइन पे, क्या है मेरा टॉपिक, वेयर स्ट्रेन थ्योरी। ओके सर, वेयर स्ट्रेन थ्योरी, वाह सर क्या टॉपिक है हमारा। तो इसको हिंदी में ना बोलते हैं बायर तनाव सिद्धांत। क्या बोलते हैं, बायर तनाव सिद्धांत। अब ऐसा नहीं है कि यार बायर में तनाव उत्पन्न हो गया, भैया अणु में तनाव उत्पन्न होता है, किसी भी मोलेक्यूल में तनाव उत्पन्न होता है। और जो मोलेक्यूल होगा वो क्या होगा, साइक्लोएल्केन होगा। हमें एल्केन पे नहीं जाना, एल्केन की कहानी खत्म हो गई, सिर्फ क्या करना हमें, साइक्लोएल्केन। तो साइक्लोएल्केन में तनाव उत्पन्न होता है। अब वो तनाव कैसे उत्पन्न होता है, कितना उत्पन्न होता है, वो सब देखने वाले हैं इस थ्योरी में। सबसे पहला तो पॉइंट याद कर लो कि ये जो थ्योरी होती है वो किसी भी साइक्लोएल्केन की स्टेबिलिटी को शो करती है। पहला पॉइंट है, किसी भी साइक्लोएल्केन की स्टेबिलिटी को शो करती है, जो ये बताती है कि अगर कोड में डेविएशन यानी कि विचलन जितना अधिक होगा वो कंपाउंड उतना अधिक अनस्टेबल होगा। क्योंकि भैया कमजोर चीज में ज्यादा स्ट्रेन उत्पन्न होता है, ये आप भी जानते हैं। चलो छोड़ते हैं इस पॉइंट को। फिलहाल तो मैं बेयर स्ट्रेन थ्योरी पर आता हूँ। बेयर स्ट्रेन थ्योरी क्या कहती है, आप देखो, किसी भी यानी कि साइक्लोएल्केन की स्टेबिलिटी को स्पष्ट करने के लिए, ठीक है, एल्डोफ वेन बायर ने सन 1885 में एक सिद्धांत का प्रतिपादन करा जिसको हमने बोल दिया वेयर स्ट्रेन थ्योरी। तो भैया नोट्स चाहिए होंगे आपको, तो नोट्स ये हैं आपके, आपको कहीं बाहर से नोट्स की जरूरत नहीं है। मैं हूं तो नोट्स बनवाने वाला, टेंशन मत लो यार इस चीज को। जरा ध्यान देना, देखो साइक्लोएल्केन क्या है मेरे पास, साइक्लोएल्केन, ध्यान देना जरा, साइक्लोएल्केन, ठीक है, साइक्लोएल्केन की स्टेबिलिटी, साइक्लोएल्केन की स्टेबिलिटी को स्पष्ट करने के लिए, ठीक है, करने के लिए, साइक्लोएल्केन की स्टेबिलिटी को स्पष्ट करने के लिए, ठीक है, किसने, इसका पूरा नाम था बेयर का, एल्डोफ, याद कर लेना, एल्डोल्फ वेन बायर, ठीक है, इनका पूरा नाम है ये, एल्डोफ वेन बायर ने, ठीक है, सन कब, 1885 में, ठीक है, एक थ्योरी का प्रतिपादन किया, एक थ्योरी का प्रतिपादन किया, एक थ्योरी का प्रतिपादन किया, ठीक है, लाइन पे ध्यान दो, प्रतिपादन किया, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे वेयर स्ट्रेन थ्योरी कहते हैं। ओके, जिसे बेयर स्ट्रेन थ्योरी कहते हैं, जिसे वेयर स्ट्रेन, ठीक है, जिसे वेयर्स स्ट्रेन, ठीक है, थ्योरी कहते हैं। ओके, यानी कि बायर तनाव सिद्धांत कहते हैं। तो भाई एक इजी पॉइंट था, समझ में आ गया होगा क्या करने के लिए। देखो साइक्लोएल्केन की स्टेबिलिटी, ध्यान देना, साइक्लोएल्केन की स्टेबिलिटी को स्पष्ट करने के लिए एल्डोफ वेन बायर ने सन 1885 में एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसे हम क्या बोलते हैं, वेयर स्ट्रेन थ्योरी कहते हैं। ओके, ये छोटी सी थ्योरी है तो बड़ी नहीं है। अब देखो इस सिद्धांत की कुछ मान्यताएं होंगी, उन्हें क्या क्या माना होगा, क्या क्या नहीं माना होगा। तो यार मैंने जो पढ़ा दिया आपको साइक्लोएल्केन, वीडियो देख लेना, वहां जाके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। तो साइक्लोएल्केन में जो साइक्लोप्रोपेन होता है उसमें भैया वो त्रिभुज होता है ना, पता ना सोचिए। तो अगर ये चीज़ पता है तो आप समझ जाओगे इस चीज़ को। देखो जरा, तो देखो इस सिद्धांत की निम्नलिखित अभिधारणाएं, यानी कि इस थ्योरी की निम्नलिखित अभिधारणाएं, ठीक है साहब, इस थ्योरी की निम्नलिखित अभिधारणाएं हैं। ओके भाई, अच्छा सर कौन कौन सी अभिधारणाएं हैं ये बताओ जरा। अबे सबर तो रखो, अभी बताते हैं। अभी इस थ्योरी की निम्नलिखित अभिधारणाएं हैं। पहली अभिधारणा देख लेते हैं। देखो सबसे पहले याद कर लो कि जितनी भी तुम्हारे पास टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय आकृतियां होती हैं सबका बॉन्ड एंगल जो होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट होता है, ठीक है। यानी कि मेरे पास कार्बन है, ठीक है साहब। चलो अब ये जरा ध्यान देना थोड़ा सा, ये बताओ यहाँ जो बॉन्ड एंगल है वो कितना होता है बेटे, 109 डिग्री 28 मिनट का होता है, ठीक है। ध्यान देना, इस कार्बन यानी कि जो मेथेन मोलिक्यूल है, ये वाला H मान लिया, ये H हो गया, ये H हो गया, ये H हो गया, तो बॉन्ड एंगल कितना है, 109 डिग्री 28 मिनट है, ठीक है। यहाँ जो बॉन्ड एंगल है वो कितना है, 109 डिग्री 28 मिनट है। इसकी आकृति कौन सी है, चतुष्फलकीय होती है। लेकिन अगर मैं साइक्लोप्रोपेन की बात करूं तो साइक्लोप्रोपेन का प्रत्येक कार्बन एटम, साइक्लोप्रोपेन का
प्रत्येक कार्बन एटम, जितने भी साइक्लोप्रोपेन में कार्बन एटम होते हैं सबके सब sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, क्योंकि हर कार्बन के पास सब सिंगल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, यानी कि साइक्लो एल्केन का प्रत्येक कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। इस पॉइंट को याद कर लो, जहां sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है उसका बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट होता है, और इस एंगल से डेविएशन तनाव कहलाता है। ठीक है, जैसे कि मान लो मेरे पास एक भैया मैंने साइक्लोप्रोपेन पकड़ लिया, साइक्लोप्रोपेन मैंने पकड़ लिया, मेरे पास ये वाला कोण कितने का है बेटे, 60 डिग्री का है। ठीक है, इस कार्बन जो मेरे पास यहाँ कार्बन बैठा होगा, इस कार्बन जो है, इस कार्बन में संकरण sp3 है, तो बॉन्ड एंगल होगा 109 डिग्री। तो बेचारा ये जो है ना, ये 60 डिग्री जो है, ये तो तुम्हारे पास ये वाली भुजा है, यानी कि ये वाला एंगल है, एक ये वाला एंगल है, ये हमेशा जाने की कोशिश करेगा इधर को, और जो ये वाला एंगल होगा ना, ये वाला एंगल वो होगा बेटे 109 डिग्री 28 मिनट का, 109 डिग्री 28 मिनट का, ध्यान देना। और इसी को बोला जाता है डेविएशन, क्योंकि भैया सी में, इस वाले सी में संकरण कौन सा है, sp3 है। संकरण कौन सा है, sp3 है। sp3 संकरण जहां होता है वहां 109 डिग्री 28 मिनट का कोण पाया जाता है, और यहाँ जो मैं देख रहा हूँ कोण कितने का है, मेरे पास 60 डिग्री का है। अब भैया ये क्योंकि कार्बन मेरे पास sp3 है, तो सिंगल सी बात है, मेरे पास एंगल कितना होना चाहिए, 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए, लेकिन एंगल कितने का, 60 डिग्री है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जरा मुझे बताओ, जिसकी वजह से भैया तनाव उत्पन्न होता है अणु में। ठीक है, और भैया 109 डिग्री 28 मिनट से इस कोण में कितना चेंज हुआ वो हमें निकालना होता है। बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत बढ़िया टॉपिक है ये वाला, इस लाइन पे ध्यान देना जरा। तो देखो सबसे पहले देखो, जब sp3 हाइब्रिड रिंग बनती है, जरा ध्यान देना, जब sp3 हाइब्रिड रिंग बनती है तो वह एक तल में होती है, ओके सर, तो वह एक तल में होती है, तथा बॉन्ड एंगल जो होता है, बस यही साला प्रॉब्लम करता है, जो बॉन्ड एंगल होता है, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री, ठीक है, 28 मिनट के बराबर नहीं होता है। बस यहीं आके सारी कहानी खत्म, बराबर नहीं होता। ये पहला अजम्पशन है इसका, नहीं होता। ठीक है बेटे, जब sp3 हाइब्रिड रिंग बनती है, जितने भी साइक्लो एल्केन है सब में sp3 संकरण पाया जाता है, सब एक तल में होते हैं, पर यार ये इस बड़े वाले कोण से 109 डिग्री 28 मिनट से ये डेविएशन शो कर देते हैं। ठीक है, यानी कि ये हमेशा जो है, ये वाले जो दोनों एंगल हैं, यानी कि जो ये आपने बनाया है बॉन्ड, ये जो आपने बनाया है बॉन्ड, ये हमेशा जो है 109 डिग्री 28 मिनट होने की कोशिश करते रहते हैं, जिसकी वजह से अणु में तनाव उत्पन्न होता है। ये होता है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल सा पॉइंट है बिल्कुल। देखो जरा ध्यान से, जब sp3 हाइब्रिड रिंग बनती है तो वह एक तल में होती है, तथा बॉन्ड एंगल जो होता है 109 डिग्री 28 मिनट के बराबर नहीं होता। ठीक है, दूसरा पॉइंट मेरे पास का ये आता है, अब देखो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट के बराबर नहीं होता ना। जब बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट के बराबर नहीं हुआ तो कुछ ना कुछ एंगल में विचलन उत्पन्न हुआ, या तो एंगल बड़ा होगा या फिर एंगल घटा होगा। ठीक है, तो कुछ ना कुछ विचलन हुआ, तो विचलन यानी कि कोण में ये विचलन जो होता है वो अणु के स्थायित्व पर निर्भर करता है। कोण में यह विचलन, ठीक है भाई, कोण में यह विचलन अणु के, किसके, अणु के स्थायित्व पर निर्भर करता है। कोण में यह विचलन अणु के स्थायित्व पर निर्भर करता है। ठीक है, निर्भर करता है, इस लाइन में फोकस करना ठीक से। कोण में यह विचलन अणु के स्थायित्व पर निर्भर करता है, और कोण में विचलन उत्पन्न होने से अणु में तनाव उत्पन्न हो जाता है। इस कोण में विचलन उत्पन्न होने से, ठीक है, अणु में क्या होता है, तनाव उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, कोण में विचलन उत्पन्न होने से, तथा कोण में, ठीक है, कोण में विचलन उत्पन्न होने से, ओके सर, कोण में विचलन उत्पन्न होने से, कोण में विचलन उत्पन्न होने से अणु में, ठीक है बेटा ध्यान देना, अणु में तनाव उत्पन्न हो जाता है, अणु में तनाव उत्पन्न हो जाता है। ओके सर, बहुत बढ़िया। तो कोण में विचलन, कोण यानी कि देखो कोण में यह विचलन अणु के स्थायित्व पर निर्भर करता है, तथा कोण में विचलन उत्पन्न होने से अणु में तनाव उत्पन्न होता है। ओके ठीक है, इसका जरा सेकेंड एग्जेक्शन मैं इसको इरेज कर देता हूँ। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को किस तरह से तनाव उत्पन्न होता है। अब भैया आप देखो, कोण में विचलन जितना ज़्यादा होगा अणु उतना अधिक अनस्टेबल होगा। ध्यान देना, क्योंकि भैया जो चीज़ कमज़ोर है,
ठीक है, वो जल्दी जो है वो अस्थायी होगी। जो चीज़ कमज़ोर होती है वो अस्थायी होती है, और जो चीज़ मजबूत होती है वो स्थायी होती है। ये दोनों का मतलब ये होता है, अगर कमज़ोर चीज़ है तो वो अस्थायी होगी, वहाँ पे विचलन वगैरह कैसे होगा, सब ज़्यादा होगा। ठीक है, और अगर चीज़ मजबूत है तो भैया वहाँ पे विचलन कम होगा, सिंपल सी बात है। और जितनी बड़ी चीज़ें होती हैं, ठीक है, उनमें जो डेविएशन होता है उतना कम होता है। ये मैं अभी आगे बताऊंगा चीज़ के बारे में। फिलहाल तो ये है कि कोण में ये विचलन अणु के स्थायित्व पर निर्भर करता है, तथा कोण में विचलन उत्पन्न होने से अणु में तनाव उत्पन्न होता है। अगर मैं इसके थर्ड एजम्पशन की बात करूँ, थर्ड एजम्पशन की मैं अगर बात करूँ तो थर्ड एजम्पशन मेरे पास ये आता है कि कोण में विचलन जितना अधिक होगा कंपाउंड उतना अधिक अनस्टेबल होगा। यानी कि कोण में विचलन जितना अधिक होगा, जो आपका मॉलिक्यूल है आपके पास अणु, वो उतना अधिक अनस्टेबल होगा। ध्यान देना, अनस्टेबल मतलब अस्थायी होगा। यानी कि कोण में विचलन जितना अधिक होगा, कोण में, ठीक है, विचलन जितना अधिक होगा, कोण में विचलन जितना अधिक होगा, ठीक है, जितना अधिक होगा, ठीक है, कोण में विचलन जितना अधिक होगा, ठीक है, कोण में विचलन जितना अधिक होगा, वह अणु उतना अधिक अनस्टेबल होगा, वह अणु उतना अधिक, ठीक है, उतना अधिक अनस्टेबल होगा, वह अणु उतना अधिक अनस्टेबल होगा। इस लाइन पे ध्यान दो जरा ठीक से, वह अणु उतना अधिक अनस्टेबल होगा। ओके सर, बहुत बढ़िया लाइन है। कोण में विचलन जितना अधिक होगा वह अणु उतना अधिक स्थायी होगा। एक फोर्थ नंबर, ये 100 रुपये का नंबर है, याद कर लियो ठीक से, बहुत ही मोस्ट, ठीक है। और वो ये होता है कि भाई ये जो बायर स्ट्रेन थ्योरी है, ये छोटे साइक्लो एल्केन में काम करते हैं, जैसे साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन। अगर आप अधिक कार्बन परमाणु संख्या वाले साइक्लो एल्केन लेते हो तो ये इफेक्ट नगण्य हो जाता है, यानी कि अणु में तनाव बहुत कम उत्पन्न होता है। किसके लिए? अधिक कार्बन परमाणु संख्या वाले, जैसे कि तुमने साइक्लोहेप्टेन ले लिया, साइक्लोऑक्टेन ले लिया, साइक्लोनोनेन ले लिया, इन सब के लिए ये बायर स्ट्रेन थ्योरी काम नहीं कर पाती है। ध्यान देना इस लाइन पे। यानी कि फोर्थ नंबर अगर मैं लूँ, फोर्थ नंबर मेरे पास यही आता है, अधिक कार्बन परमाणु संख्या वाले, अधिक कार्बन परमाणु संख्या वाले, अधिक कार्बन परमाणु संख्या वाले, ठीक है, अधिक कार्बन परमाणु संख्या वाले, ठीक है, साइक्लो एल्केन वाले, साइक्लो एल्केन में, ठीक है, बहुत कम तनाव उत्पन्न होता है, बहुत कम तनाव उत्पन्न होता है, इनके लिए फेल हो जाती है, बहुत कम तनाव उत्पन्न होता है, बहुत कम तनाव उत्पन्न होता है, ठीक है, बहुत कम तनाव उत्पन्न होता है। अब एक चीज़ और है, देखो, यानी कि जो ये विचलन उत्पन्न हुआ ना कोण में, ये विचलन अणु के स्थायित्व पर निर्भर करता है, तथा कोण में विचलन उत्पन्न होने से अणु में तनाव उत्पन्न होता है। अब देखो, कोण में विचलन की गणना की जा सकती है, कोण में विचलन की गणना की जा सकती है, ये कार्बन एटम की संख्या पर निर्भर करती है, ठीक है। इस लाइन को मैं लिख दे रहा हूँ, देखो, कोण में विचलन की गणना की, कोण में विचलन की गणना की जा सकती है, कोण में इस डेविएशन यानी कि स्ट्रेन, कोण में विचलन की गणना की जा सकती है, गणना की जा सकती है, की जा सकती है। ये जो होता है ये है कार्बन एटम, ध्यान देना लाइन पे, कार्बन एटम की संख्या पर निर्भर करती है, संख्या पर निर्भर करती है, निर्भर करती है। ध्यान देना, कोण में विचलन की गणना की जा सकती है, कोण में विचलन की गणना की जा सकती है। इस लाइन पर फोकस करो, कोण में विचलन की गणना की जा सकती है, ये कार्बन एटम की संख्या पर निर्भर करती है। और एक छोटा सा फॉर्मूला आता है, याद कर लो, इसको बोल दिया मैंने स्ट्रेन, या मैं डेविएशन बोल सकता हूँ, विचलन, कोण विचलन बोल सकता हूँ इसको मैं, या स्ट्रेन मैंने बोल दिया इसको, हाफ 109 डिग्री 28 मिनट और माइनस के अल्फा, ठीक है। इस फॉर्मूले पे फोकस करो, ठीक से फॉर्मूला याद करो। आप इसकी जगह लिख सकते हो कोण में विचलन, कोण में विचलन बराबर हाफ 109 डिग्री 28 मिनट माइनस के अल्फा। अल्फा जो होता है वो साइक्लोप्रोपेन के अंदर जो कोण बनता है वो होता है, ठीक है। मैं लिखने रहा हूँ फिलहाल, तो अगर लिखना है तो मैं कि कोण में विचलन की गणना की जा सकती है, ये कार्बन एटम की संख्या पर निर्भर करती है, तो स्ट्रेन आर इक्वल टू हाफ 109 डिग्री 28 मिनट माइनस के अल्फा, ठीक है। अब जो है हम ये देख लेते हैं कि किस कंपाउंड में कौन सा कितना, किस कंपाउंड में कितने कोण का विचलन होता है, यानी कि कितना स्ट्रेन उत्पन्न होता है, ठीक है। पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ध्यान देना आपको इस लाइन पे भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ठीक है, बहुत बेस्ट लाइन है ये। चलो साहब, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ना उतारा हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना इसका भाई। चलो आगे देखते हैं फिर जरा। अब मेरे पास नेक्स्ट पॉइंट में क्या था वो चेक कर लेते हैं। देखो,
कौन से साइक्लोएल्केन में कितना डेविएशन हुआ ये देखते हैं चीज़ को हम। तो सबसे पहले देखो मैं ले रहा हूँ क्रम संख्या, ठीक है, यानी कि मैंने ले लिया सीरियल नंबर, यहाँ पे मैं लेता हूँ सीरियल नंबर, ठीक है, और फिर लेता हूँ मैं साइक्लोएल्केन, कौन सा मुझे लेना है, साइक्लोएल्केन, ठीक है साहब, और उसके बाद में लेता हूँ नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम, और स्ट्रेन कितना उत्पन्न हुआ, कोर में डेविएशन कितना उत्पन्न हुआ, और फिर तुम्हारे पास आती है स्ट्रक्चर, ठीक है, ये मेरे पास होते हैं। तो मैं ज़्यादा नहीं 5 6 या मैं 3 4 कंपाउंड ले लेंगे और उसमें 100 कर देंगे, ठीक है, 3 या 4 कंपाउंड में हम क्या कर देंगे, 100 कर देंगे इस चीज़ को। देखो बेटे जरा ध्यान देना ठीक से। सबसे पहला नंबर मेरे पास, पहले नंबर पे लेता हूँ मैं साइक्लोप्रोपेन, ठीक है साहब, साइक्लोप्रोपेन, ओके, मेन पॉइंट है ये, बहुत ज़्यादा मेन पॉइंट है साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। इसमें कार्बन एटम की संख्या होती है कितनी बेटे, 3 होती है। संरचना होती है इसकी ये, ठीक है, इसका बॉन्ड एंगल होता है 60 डिग्री का, कितने का होता है, इसका बॉन्ड एंगल होता है 60 डिग्री का। संरचना थोड़ी बड़ी बनाओ क्योंकि कोण तो बन ही रहा है इसमें यार, तो कोण मेरे पास कितने का होगा, ये 60 डिग्री का, ध्यान देना लाइन पे, कोण कितने का बेटा, ये 60 डिग्री का, ओके सर, कोण है मेरे पास 60 डिग्री का, ठीक है, ठीक है। अब मैं डेविएशन कैसे निकालूंगा, डेविएशन निकालने का तरीका होता है 1/2 109 डिग्री 28 मिनट और माइनस के 60 डिग्री, ठीक है। अब देखते हैं कितना आता है, अब देखते हैं कितना आता है। चलो साहब अब पहले ये चेक करो कि 109 डिग्री 28 मिनट को, 109 डिग्री 28 मिनट को मैं चेंज करूँगा पहले डिग्री में। चलो ठीक है साहब, 109 डिग्री तो मेरे पास रह गया, इस पर ध्यान देना, बहुत बेस्ट लाइन है ये। अब अगर देखो एक चीज़ याद कर लियो, आपने पढ़ा होगा अभी 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, ध्यान देना। अगर मैं मिनट को चेंज करूँ डिग्री में तो ये जो 60 है ना, ये भाग वाला मेरे पास, ये गुणा वाला भाग में आ जाएगा तो ये आ जाएगा 1 मिनट, ठीक है, 1 मिनट आ जाएगा ये। तो 1 मिनट मेरे पास ये आ गया, यानी कि 60, अगर आपको मिनट को डिग्री में चेंज करना है तो 60 से भाग कर देना है, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। और अगर आपको डिग्री को, अगर आपको मिनट को डिग्री में चेंज करना है तो 60 से 1 में भाग करना पड़ेगा, ठीक है। अब मेरे पास जरा थोड़ा ध्यान दो, कितने मिनट है बेटा, यहाँ 28 मिनट है, ठीक है, 28 मिनट है। अब इस मिनट को अगर मुझे डिग्री में चेंज करना है तो 60 से भाग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये मेरे पास डिग्री में आ जाएगा, तो 60 से जब मैं 28 में भाग करूँगा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 60 से भाग कर दो, 6 चौक 24, 4 बढ़ जाएगी ये, तो ये आ जाएगा मेरे पास कितना बेटे, 0, 6 चौक 24 आ गया, आगे कितना मेरे पास 0 4 आ गया, ठीक है, फिर 0 बढ़ा लिया, फिर काट लो आप, 6 से कट जाएगा मेरे ख्याल से, नहीं कटा, 6 6 36, तो 0.46 आ गया मेरे पास, 0.46 डिग्री आ गया। यानी कि ये जो मेरे पास डेटा है ये मैं कैलकुलेट करूं तो ये आ जाएगा 28/60 और 109 डिग्री प्लस जब मैं भाग करूंगा तो आ रहा 0.46 डिग्री, यानी कि ये हो गया 109.46 डिग्री, ठीक है, ध्यान देना, 109.46 डिग्री। अब ये वाला एंगल कितने का है मेरे पास, 60 डिग्री का। तो भैया मिनट को मैंने डिग्री में चेंज करा, अब ये वाला एंगल कितने का, 60 डिग्री का, तो मैं 60 डिग्री जो है मेरे पास मैं घटा दूंगा 0 0 करके, तो ये आ जाएगा मेरे पास 6 4, ठीक है, और ये आ जाएगा तुम्हारे पास 9 में से 0 घटाया 9, और जब 10 में से 6 घटाओगे तो बेटा कितना बचेगा, 49 बच जाएगा, कितना बच जाएगा, ये 49 बच जाएगा, ठीक है। अब मुझे भाग कितने से करनी है, अपॉन में 2 है तो ये 2 से भाग करनी है, ठीक है, तो 2 से भाग करोगे तो 109.46 डिग्री में से मैंने 60 डिग्री घटा दिया, जब मैंने 60 डिग्री घटाया तो आया मेरे पास 49.46 डिग्री, ठीक है। अब 2 से भाग करूँगा तो देखो 2 दूनी 4, 2 चौक 8, दशमलव लगाया मेरे पास, फिर मेरे पास 1 2 7 14 आ जाएगा, तुम्हारे पास 2 7 14 आ जाएगा, और मेरे पास जब 2 7 14 आ गया तो मेरे पास कितना रह गया यहाँ पे बेटे, ये जरा बताओ मुझे, 2 7 14, तो अब मेरे पास कितना रह गया, 2 7 14, 2 3 6, तो ये आ गया 24.73, कितना आ रहा है बेटा, ये 24.73 आ रहा, इतना डेविएशन आ रहा है हमारा, ठीक है। तो 24.73 हमारा डेविएशन यहाँ पर आता, तो इसमें मैं दे रहा हूँ यहाँ पे देखो 24.73 डिग्री डेविएशन, ठीक है। तो कहीं 7.73 भी होता है, देखो 24.73 भी आता है, कहीं तुम्हारे पास 24.64 भी बताता है इसको, कभी कभी 24.44 भी आया था। तो बहुत सी चीज़ें चेंजेस हो जाती हैं इसमें। तो पर ये जो मेनली है इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग तो कितना आ रहा है तुम्हारे पास 24.73 डिग्री आ रही है, ठीक है, कितना आ रहा है 24.73 डिग्री हमारे पास मिल रहा है। इस लाइन पर फोकस करना है ठीक से। अब आगे देखते हैं, अगर मैं पॉइंट लिखूँ साइक्लोब्यूटेन, ये मेरे पास साइक्लोब्यूटेन है, इसमें कार्बन एटम की संख्या कितनी होती है बेटे, 4 होती है, ठीक है। अगर इसका मैं करूँगा तो 1/2 109 डिग्री, ठीक है, 28 मिनट माइनस के जो उसका एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। यह है मेरे पास इसकी स्ट्रक्चर,
ठीक है, ध्यान देना ये वाला जो एंगल होगा वो कितने का होता है बेटे, 90 डिग्री का होता है। तो 102 1/2 109 डिग्री 28 मिनट माइनस के 90 डिग्री, तो ये बैठेगा मेरे पास 9.73 डिग्री। कितना बैठ जाता है बेटे ये 9.73 डिग्री। ओके, ध्यान देना 9.73 डिग्री ये बैठ जाता है इसमें डेविएशन। ये भी प्लस का आता है, ये भी प्लस का आता है, दोनों प्लस के आते हैं। अगर मैं बात करूँगा, दूसरा नंबर आ गया, तीसरा नंबर की बात करूँ तो अगर मैं साइक्लो हेक्सेन की बात करूँगा, नहीं साइक्लो पेंटेन की बात करूँगा, पेंटेन साइक्लो पेंटेन की बात करेंगे हम, तो साइक्लो पेंटेन 3 4 कार्बन इसमें 5 होते हैं। ठीक है, और ध्यान देना जरा साइक्लोपेंटेन का पर कोण कितने का होता है, जरा मुझे बताओ। साइक्लोपेंटेन का पर एंगल 108 डिग्री का होता है, तो 1/2 तो यह आ जाएगा तुम्हारे पास 109 डिग्री 28 मिनट माइनस के 108 डिग्री। ठीक है, 108 डिग्री जब बढ़ाओगे काटाफाटी करोगे तो यह आ जाएगा 0.73 डिग्री, बहुत कम, यानी कि 0.73 डिग्री, बहुत कम डेविएशन होता है ये। ठीक है नहीं। अब इसके बाद में एक और आता है तुम्हारे पास चौथा नंबर, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, इसको आप देख लेना, कर लेना, नोट कर लेना भाई। ठीक है, इसके बाद जरा देखो मैं करवा रहा हूँ, तो मैं साइक्लोपेंटेन हो गया, फोर्थ नंबर आ गया साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। ओके, साइक्लोहेक्सेन आया था मेरे पास। अब जो ये साइक्लोहेक्सेन है, इसमें कार्बन एटम की संख्या मेरे पास कितनी होती है बेटे, 6 होती है। ये साइक्लोहेक्सेन बना, और साइक्लोहेक्सेन का पर एंगल जो होता है वो 120 का होता है। कितने का होता है, 120 डिग्री का होता है। जब इसको हल करोगे तो ये आ जाएगा 102, ठीक है, 109 डिग्री, ठीक है, 28 मिनट और 120 डिग्री। जब निकालोगे तो बेटे ये आगा बराबर आगा, माइनस में पहुँचेगा ये, माइनस के 5.73 डिग्री। ओके, ये मैंने डिग्री में काउंट करा है। ठीक है नहीं, तो इतना जो है डेविएशन हो जाता है आपके पास। तो कार्बन एटम की संख्या पे डिपेंड करता है। ये मैंने पूरी स्ट्रक्चर बना दी, पर इस पे ध्यान देना, ये चेंज हो सकते हैं। 0.64 आ सकता है लिखा हुआ किसी बुक में, 0.44 भी लिखा हुआ आता है किसी बुक में ये। ठीक है, और किसी बुक में 73 भी आता है लिखा हुआ है, 75 भी आता है लिखा हुआ है ये। तो ये डेविएशन हो जाता है, उसको बोला जाता है डेविएशन। ठीक है नहीं, तो आराम से आप निकाल सकते हो, और जितना स्ट्रेन हुआ यानी कि कोर में विचलन हुआ वो भी आप फाइंड कर सकते हो। तो ये थ्योरी यहाँ कंप्लीट हो गई है। इसके बाद पढ़ते हैं इसकी लिमिटेशन, यानी कि लिमिटेशन ऑफ वायर स्ट्रेन थ्योरी, लिमिटेशन ऑफ वेयर, ठीक है, यानी कि वायर, लिमिटेशन ऑफ वायर, ठीक है, वायर्स स्ट्रेन थ्योरी। ओके सर, वायर स्ट्रेन थ्योरी, लिमिटेशन ऑफ वायर स्ट्रेन थ्योरी। ठीक है, जरा इस लाइन पे ध्यान दो, लिमिटेशन ऑफ वायर स्ट्रेन थ्योरी पे। ओके, तो लिमिटेशन ऑफ वायर स्ट्रेन थ्योरी रियलिटी में क्या चीज़ होती है उसको भी हम अनुभव कर लेते हैं। चलो भाई देखो जरा, सबसे पहला नंबर, एक पहला पॉइंट इसको याद करो। देखो साइक्लोहेप्टेन होता है और साइक्लोब्यूटेन होता है, साइक्लोब्यूटेन होता है और साइक्लोहेप्टेन आता है। तो साइक्लोहेप्टेन और साइक्लोब्यूटेन का जो आपके पास कोण में विचलन होता है वो लगभग समान होता है। यानी कि साइक्लोहेप्टेन की बात करो आप, साइक्लोहेप्टेन की बात करो, ठीक है, साइक्लोहेप्टेन तथा साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन, ध्यान देना, साइक्लोब्यूटेन, ब्यूटेन में जो कोण का विचलन आता है, कोण का विचलन कैसा होता है, समान होता है, कोण का विचलन समान होता है। लाइन पे ध्यान दो बेटे, फोकस करो ठीक से। तो साइक्लोहेप्टेन तथा साइक्लोब्यूटेन में कोण का विचलन समान होता है, लगभग समान होता है, लगभग समान होता है, परंतु, ठीक है, परंतु साइक्लोहेप्टेन जो होता है, साइक्लोहेप्टेन जो होता है वो साइक्लोब्यूटेन की तुलना में, साइक्लोब्यूटेन की तुलना में, ठीक है, कम स्टेबल होता है, कम स्टेबल होता है, कम स्टेबल होता है। ठीक है, यानी कि साइक्लोहेप्टेन और साइक्लोब्यूटेन में कोण का विचलन समान होता है, लगभग समान होता है, लेकिन फिर भी क्या हुआ, साइक्लोहेप्टेन जो होता है, यानी कि साइक्लोहेप्टेन जो होता है उस साइक्लोब्यूटेन की तुलना में कम स्टेबल होता है। एक मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरी है, पढ़ के जाना, पक्का फंसेगी पेपर में। इसके बाद सेकंड नंबर मेरे पास देखो ये आता है, इसकी दूसरी लिमिटेशन ये आ जाती है यहाँ पर कि बड़ी स्पेशल लिमिटेशन है, इस लिमिटेशन पे ध्यान देना ठीक से। और तो देखो पहले ये तो मेरे पास कंप्लीट हो गया कि साइक्लोहेप्टेन तथा साइक्लोब्यूटेन में कोण का विचलन लगभग समान होता है, परंतु साइक्लोहेप्टेन साइक्लोब्यूटेन की तुलना में कम स्टेबल होता है। ठीक है, ये थ्योरी इस चीज़ की व्याख्या नहीं कर सकी, यह थ्योरी, ठीक है, यह थ्योरी इसकी व्याख्या नहीं कर सकी, इसकी व्याख्या नहीं कर सकी। ओके, नहीं कर सकी। अब जो मेरे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है, सेकंड पॉइंट, वो पॉइंट ये होता है कि अधिक कार्बन परमाणु संख्या वाले जितने भी साइक्लो एल्केन होते हैं वो स्थायी नहीं होते हैं, और ये क्या है, इस थ्योरी की सबसे बड़ी कमी है। ठीक है नहीं, यानी कि अधिक
अधिक कार्बन परमाणु, अधिक कार्बन परमाणु, ठीक है, अधिक कार्बन परमाणु वाले साइक्लोएल्केन, ठीक है, स्थायी नहीं होते हैं, ध्यान देना, अधिक कार्बन परमाणु वाले साइक्लोएल्केन स्थायी नहीं होते हैं, ठीक है, नहीं होते हैं, ये बताया था इन्होंने, क्योंकि यार डेविएशन ही नहीं होता, तनाव भी उत्पन्न नहीं होता। यानी कि अगर आप देखो साइक्लोब्यूटेन है, साइक्लोपेंटेन है, साइक्लोहेक्सेन है, तो यहाँ तक देखो जीरो, यहाँ पे जो तुम्हारे पास स्ट्रेन है वो कितनी हो गई है, 0 हो गई है। अगर आप नीचे जाओगे तो स्ट्रेन यानी कि तनाव काय में उत्पन्न हो रहा है, माइनस में आ रहा है, यानी कि जितने भी कंपाउंड है सब स्टेबल होंगे। मैंने बोला है कि कोण में विचलन जितना अधिक होगा वो उतना अधिक अनस्टेबल होगा। तो सिंपल सी बात है, जितने भी बड़े साइक्लोएल्केन हैं उनके कोण में डिफ्यूजन नगण्य हो रहा, बहुत कम हो रहा, तो वो अधिक स्टेबल होते हैं। लेकिन ये थ्योरी कहती है, यही जो बायर की स्ट्रेन थ्योरी है वो ये कहती है कि भाई अधिक कार्बन परमाणु वाले साइक्लोएल्केन स्थायी नहीं होते हैं। तो सिंपल सी बात है, जब उनमें डेविएशन नहीं हो रहा तो वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, लेकिन ये थ्योरी कह रही है स्टेबल नहीं होते हैं। तो ये सबसे बड़ी कमी थी, यानी कि यह इस थ्योरी की क्या है बेटे, यह इस थ्योरी की सबसे बड़ी कमी है, ये इस थ्योरी की सबसे बड़ी कमी है, ठीक है, कमी है। अब एक पॉइंट और है, एक पॉइंट यह है कि जब भी अल्कोहल का निर्जलीकरण होता है तो डबल बॉन्ड बनता आसानी से, लेकिन इस थ्योरी के अकॉर्डिंग वहाँ डबल बॉन्ड कैसे बना कैसे नहीं बना ये थ्योरी उसके बारे में व्याख्या नहीं कर सकती है। जरा ध्यान दो, अल्कोहल के निर्जलीकरण पर डबल बॉन्ड आसानी से बनता है। ध्यान देना बेटे लाइन पे, डबल बॉन्ड आसानी से बनता है, परंतु बायर स्ट्रेन थ्योरी, इस थ्योरी के अनुसार इसको स्पष्ट नहीं किया जा सकता है। ओके, इस लाइन पे ध्यान दो कि इस थ्योरी के अनुसार इसको स्पष्ट नहीं किया जा सकता, यानी कि डबल अल्कोहल के निर्जलीकरण पर डबल बॉन्ड आसानी से बनता है, परंतु इस थ्योरी के अनुसार डबल बॉन्ड कैसे बना इस चीज़ को स्पष्ट नहीं किया जा सकता। तो 3 लिमिटेशन हो गई, और तीनों की तीनों लिमिटेशन आप लोग समझ गए होंगे। तो बायर स्ट्रेन थ्योरी क्या होती है, उसकी लिमिटेशन क्या होती है, बॉन्ड एंगल में डेविएशन कैसा होता है, ये सब पढ़ लिया हमने। और यही क्या है आपके नोट्स हैं। नोट्स की आपको ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मैं सारे के सारे नोट्स बोर्ड पे लिखवाता हूँ, यही पेपर में लिख के आना है, ठीक है। अब ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।